हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी एक ऐसा टॉपिक है जो मतलब थोड़ा टिपिकल ही रहता है, बच्चों को मुश्किल ही समझ आता है, कई बार कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, क्लियर होते तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते। सो आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि आपको अच्छा समझ आ जाए और आप इसको ध्यान से समझिए, और प्रैक्टिस जो मैं हमेशा कहता हूँ उसको आप जरूर करते रहें। दूसरी बात है, जब भी मैं ये कराऊँ आप इसको नोट कीजिए, और पहले मैं थ्योरी पार्ट करा रहा हूँ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड देन वी विल डू द न्यूमेरिकल्स ऑन बेस। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। इसका एक्सप्रेशन देखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का। रिलेटिव वेलोसिटी के एक्सप्रेशन से ही इसका असली मतलब समझ आएगा। तो मान लीजिए हमारे पास एक ओरिजिन है जिसके रिस्पेक्ट में दो बॉडीज़ खड़ी हैं, ए बॉडी और बी बॉडी शुरू में यहाँ खड़ी हैं। तो इसका मतलब पहले वाले की पोजीशन हो गई x10। x10 का मतलब हो गया किसी भी टी टाइम पे ए की पोजीशन, किसी भी जीरो टाइम पे बिगिनिंग में, सॉरी, और ये हो गया बी की पोजीशन। अब सपोज करते हैं कि ए की वेलोसिटी v1 है। लेट v1 एंड v2 बी द वेलोसिटीज ऑफ ए एंड बी। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ए इन टाइम t, कितना हो गया v1t। तो ए वाला टी टाइम में कितना आगे चल पड़ेगा v1t, ये रहा। एंड सिमिलरली डिस्टेंस कवर्ड बाय बी इन टाइम t, कि भाई एक पहली गाड़ी भी चली दूसरी गाड़ी भी चली, तो x2 कितना आ गया v2t। ठीक है, तो ये हमारे पास ये क्लियर हो गया। तो इसका मतलब ए ने ये डिस्टेंस कवर किया और बी ने ये डिस्टेंस कवर किया। तो अभी भी इनके बीच में ये रिलेटिव दूरी बनी हुई है। ठीक है जी बात। तो अब इसको हम आगे क्लियर करते हैं कि व्हाट इज़ द पोजीशन एट टाइम टी। तो हम क्या लिखेंगे, पोजीशन कोऑर्डिनेट एट टी टाइम, ए और बी के। तो ए के क्या होंगे टी टाइम पे x10 v1t, और बी के क्या होंगे 1 और 2। ये होगा ना, क्योंकि ए वाला यहाँ पे खड़ा है फाइनल में, तो ये कितनी दूरी पे खड़ा है ओरिजिन से, ये रही। ये दूरी क्या होगी x10 प्लस v1t, और ये दूरी क्या हो गई ओरिजिन से x20 प्लस v2t। तो ये मैंने दोनों की लिख दी। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो क्या आएगी, फ्रॉम 2 x2t x1t बराबर है x20 0 प्लस v2 माइनस v1 इंटू टी। इज दैट ओके। तो दूसरी में से पहली को घटा दिया तो ये आ गया। अगेन x2t माइनस x1t माइनस x20 माइनस इक्वल टू, तो x2 में से x2 वाला घटाओ, x1 में से x1 वाला। जिससे तो इसको हम क्या कहेंगे, दूसरे का चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। देखो ये क्या है x2t किसी टी टाइम पे, और ये क्या है x20 बिगिनिंग में। चलिए किसी टी टाइम पे कितना होगा, मैं इसको अलग कलर से दिखा देता हूँ। किसी टी टाइम पे यहाँ से यहाँ तक होगा, ये हमने लिया है शुरू में, उसमें से हमने क्या घटाया है x20 ये वाला, तो ये बच गया। ओके, किसी टी टाइम पे ये टोटल होगा, उसमें से हमने ये घटा दिया तो ये बच गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही हमने पहली वाली के लिए भी ले लिया और दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, तो दोनों की रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ही तो चेंज हुई है असलियत में यहाँ पर। कि थोड़ा सा और ध्यान से देखते हैं, हमने पहले ये निकाला क्योंकि मैंने टोटल में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये बच गया।
दूसरे केस में मैंने टोटल में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये बच गया, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितना है V2t और ये कितना है V1t, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करा तो क्या आ गया V2 माइनस V2t माइनस V1t। सो लेट्स मूव, ये रहा। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट टू इन टाइम t, दिस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 इन टाइम t इक्वल टू V2 माइनस V1। ये डिस्प्लेसमेंट ही तो हुई पार्टिकल की टी टाइम में। सो आगे बढ़ते हैं। तो इस पूरे को क्या कहते हैं, इस पूरे को कहते हैं हम रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 या B विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 1 या फिर A इन टी टाइम इज इक्वल टू, तो ये एक इसका प्रूफ है, ठीक है। तो आपने प्रूफ ध्यान रखना है अभी। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 with respect to object 1 of object 2 with respect to object 1 in time t this and then। तो आगे बढ़ते हैं। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 with respect to 1 डिवाइड बाई टाइम किसके बराबर हो गया V2 माइनस V1। और कभी भी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाती है रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ गई V2 माइनस V1। तो इसको कैसे लिखेंगे हम कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या होती है V2 माइनस V1। दिस इज द बेसिक फार्मूला। आपने ये एक तरह से रट्टा मारना है। अगर मैं आपको कहूँ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, V1 माइनस V2, ये 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 और 1 विद रिस्पेक्ट टू। तो इसका मतलब क्या है, ये सब चीज़ें हम न्यूमेरिकल्स में बेटर समझेंगे। थ्योरी पार्ट के लिए आप इसको एक तरह से मैं कहूँगा याद कर लीजिए। स्कूल में कई बार डेरिवेशन आ जाता है तो आपको वहाँ पे करना पड़े तो इसको याद ही कर लीजिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। सो भाई थ्योरी पार्ट हो चुका है हमारा, तो इसको थोड़ा सा ट्राई कीजिए, समझिए या इसको याद कर लीजिए क्योंकि स्कूल में आ जाता है, अदरवाइज कंपटीशन में नहीं है ऐसा कुछ। दूसरी बात है जो इससे कंसेप्ट क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे निकलेंगे, कंसेप्ट कैसे पकड़ना है, वो मैं आप कराता हूँ। उस कंसेप्ट को आप प्रॉपर तरीके से समझें। सो लेट्स बिगिन विद द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। इसके अंदर कंसेप्ट से ही मैं समझा सकता हूँ इस रिलेटिव वेलोसिटी को, और आप कंसेप्ट समझिए तब आपको डेरिवेशन मैंने पहले कहा आपको याद करना है, वो उससे आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि नई चीज़ है, बिल्कुल नई चीज़ है आपके लिए। अब कंसेप्ट देखते हैं। मान लीजिए दो गाड़ियाँ हैं A और B, वो चल रही हैं। A चल रही है पीछे पीछे 30 से और B चल रही है आगे आगे 50 से। तो आपसे पूछा गया फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। A की वेलोसिटी ध्यान से समझिएगा B के हिसाब से। तो B वाले पे आपने क्या करना है, ऑब्जर्वर को बिठाना है क्योंकि B के हिसाब से A की वेलोसिटी, तो B में बंदा बैठेगा जाके, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A की बतानी है विद रिस्पेक्ट टू B से। तो वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B फार्मूला हमने पढ़ा था A माइनस B, ये पीछे पढ़ा है 2 1 तो 2 1 1 2 तो 1 2। चलिए ये आ गया हमारे पास फार्मूला VA माइनस VB। तो सबसे पहले आपने इसको डायरेक्शन असाइन करनी है। इस डायरेक्शन को आप प्लस दे दीजिए। रिलेटिव वेलोसिटी में डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है। तो ये होगी B। तो A की वेलोसिटी कितनी है 30 प्लस में क्योंकि ये राइट में जा रही है, और B की वेलोसिटी कितनी है 50, वो भी प्लस में। तो व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B माइनस 20। इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू B कार A इज गोइंग लेफ्ट, या क्योंकि लेफ्ट में साइन क्या है नेगेटिव और इसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या ही है माइनस, माइनस मतलब लेफ्ट। तो एक बात बताइए, जब भी कोई ऑब्जर्वर जहाँ पे भी बैठता है, अगर ऑब्जर्वर B पे बैठा है तो वो अपने आप को रेस्ट पे मानेगा, ये अपने आप को एज्यूम करेगा कि ये किस पे बैठा है
रेस्ट पे। तो ये खुद तो कहेगा मैं तो नहीं चल रहा, ये कार 20 की स्पीड से पीछे जा रही है, जबकि इसको हमें भी पता है कि ये 20 की स्पीड से ये आगे जा रही है। रिलेटिव वेलोसिटी कितनी एक्स्ट्रा है इसके पास, 50 में से 30 गया 20, तो हमें पता है कि ये 20 से आगे जा रही है बी गाड़ी। बट बी पे ही ऑब्जर्वर अगर आपने बिठा दिया तो ये समझ लीजिए कि बी वाला अपने आप को किस पे मानेगा, रेस्ट पे। अगर बी वाला खुद को रेस्ट पे मानता है तो वो ए वाले को कैसे देखेगा इस क्वेश्चन में, इस कंसेप्ट में, कि ये 20 से पीछे जा रहा है, आगे मैं नहीं जा रहा, ये आगे नहीं जा रहा, ये पीछे जा रहा है। थोड़ा सा इसको पलट के देखते हैं क्वेश्चन को। सो अगला डायग्राम मैंने सेम बनाया है, इसमें बस प्लस वही है, इसमें माइनस। साइन आप कुछ भी दे सकते हो, प्लस इसको भी, लेफ्ट को भी, राइट को भी। तो क्वेश्चन में फिर वही पूछ रहा है, फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या हो गया, वी बी माइनस वी ए। तो वी बी कितना है, प्लस का 50, वी ए कितना है, प्लस का 30, तो कितनी आ गई, 20 आ गई। इसका मतलब हमने निकालनी है बी की वेलोसिटी ए के हिसाब से, ए के हिसाब से। तो ए पे ऑब्जर्वर बैठ गया तो वो अपने आप को किस पे मानेगा, रेस्ट पे। तो उसके हिसाब से ये बॉडी आगे जा रही है, कितनी स्पीड से आगे जा रही है, 20, क्योंकि खुद भी तो वो 30 से है, उसको वो 20 से जाती हुई दिखाई दी। तो ये इस तरीके के कंसेप्ट है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये आमने सामने आ रही है हम गाड़ी, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालते हैं, वी ए माइनस वी बी। तो वी ए कितना है, 30 प्लस का, क्योंकि ये कहाँ जा रही है, पॉजिटिव में, साइन डालना बहुत ज़रूरी है, माइनस वी बी कितना है, माइनस, इस बार इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ है, इस तरफ। तो कितना हो गया, 30 प्लस 50 दैट इज इक्वल टू 80 मीटर पर सेकेंड। तो क्या मतलब है, ए की वेलोसिटी बी के हिसाब से, तो ए बी के हिसाब से ये खुद नहीं चल रहा, वो कह रहा है कि ये मेरी तरफ आ रही है, प्लस आया ना यहाँ पर, इसका मतलब वो कहेगा ए वाली कार मेरी तरफ आ रही है, कितनी स्पीड से, 80 की स्पीड से। समझे, आपने कभी देखा हो कि दो गाड़ी आपस में अगर आमने सामने टकराती हैं तो एज्यूम होता है कि वो गाड़ी बहुत तेज़ी से हमारी तरफ आ रही है, चाहे उसकी स्पीड कम ही क्यों ना हो। तो ये वो कंसेप्ट होता है, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं वी बी ए, तो कितना हो गया, वी बी माइनस वी ए। हाँ जी, वी बी कितना है, -50, और वी ए कितना है, +30। तो ये भी कितना हो गया, -80 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब अगर मैं ऑब्जर्वर को ए पे बिठाता हूँ तो उसके हिसाब से बी वाला इसकी तरफ आ रहा है, वो कह रहा है नहीं ये मेरी तरफ आ रहा है, वो कह रहा है नहीं ये मेरी तरफ आ रहा है 80 की स्पीड से। पर माइनस का मतलब है कि ए के हिसाब से बी वाला उसकी तरफ आ रहा है, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, माइनस वाली, इसलिए यहाँ माइनस साइन आया है। तो जब बॉडीज़, वैसे आप नॉर्मली याद रखो, अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो, सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आप ध्यान से देखोगे तो वी ए बी बराबर है किसके, वी बी ए बराबर है किसके, 80 मीटर पर सेकंड के। तो मैग्नीट्यूड अगर आपने निकालना हो तो कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं होती, आप उसमें ऐड कर सकते हैं डायरेक्ट, कोई साइन कन्वेंशन की ज़रूरत नहीं। तो इसमें एक डायरेक्ट कंसेप्ट मैं बता देता हूँ कि अगर दो गाड़ियाँ आमने सामने आगे पीछे चल रही हैं, मान लीजिए 60 से चल रही है, तो ये बी वाली होगी, तो आपको वो कहे मैग्नीट्यूड निकालो रिलेटिव वेलोसिटी, हमें नहीं बताया ए बी या वी बी ए, तो आपने मैग्नीट्यूड निकाला। दूसरा स्टेप आपने देखा रही है तो ए की डायरेक्शन में चल रही है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, 60 में से 30 गया, 30 हो गया, ठीक है जी। मैं इसको 60 ना लेकर के 70 ले लेता हूँ ताकि थोड़ा सा आप सब्ट्रैक्ट करो तो अलग नंबर आए। प्लस माइनस का कोई लफड़ा नहीं, क्योंकि हमने मैग्नीट्यूड की बात कर ली। जब हमने ए की डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन, तो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, लेट्स मूव। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, 30 70, तो ऑपोजिट में हो, तो अगर मैग्नीट्यूड पूछे, मैं फिर बोल रहा हूँ, डायरेक्शन तो आपको मैंने पीछे बताई है, प्लस माइनस आती है, अगर मैग्नीट्यूड पूछे तो ऐड करना है। कितनी हो गई, मैंने कोई साइन नहीं दिया, ठीक है जी। और ऑपोजिट में चलने का एक और भी वो हो सकता है कंसेप्ट कि ये इधर जा रही है और अगली गाड़ी इधर जा रही है, 70 से ये जा रही है 30 से, तो भी रिलेटिव वेलोसिटी
ऐड हो जाएंगी, क्योंकि ये भी ऑपोजिट डायरेक्शन ही तो है। ऐड, ये भी तो सेम ही होगी ना, ऑपोजिट। तो ये 3 तरह के कंसेप्ट आपको ध्यान रखने हैं, कॉपी में नोट करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इट इज़ ओनली, दिस इज़ द ओनली रिलेटिव वेलोसिटी, यही है जो बार बार आगे रिपीट होगा। सो लेट्स मूव। होप ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। जो मैंने बताया कि बॉडीज अगर सेम डायरेक्शन में चल रही हैं या ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं तो कैसे रिलेटिव वेलोसिटी लेनी, डायरेक्ट याद कर सकते हो आप। तीसरी बात अब इसके ऊपर आता है ग्राफ्स, रिलेटिव वेलोसिटी के ग्राफ, पोजीशन, टाइम, और उनको एक बार समझ लेते हैं कैसे काम करते हैं। और ये 101% मेडिकल खासकर और स्कूल में ये 100% पूछे ही जाते हैं। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। लेट्स बिगिन विद द ग्राफ्स ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। सो लेट्स बिगिन विद द ग्राफ्स ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। तो पोजीशन टाइम ग्राफ हैं सारे। तो पहला ग्राफ मैं बना रहा हूँ व्हेन बोथ पार्टिकल्स, या कार मान लीजिए 2 कार हैं, या बोथ ऑब्जेक्ट्स मूव विद सेम वेलोसिटी। ग्राफ बनाने से पहले मैं यहाँ पे इसको एक थोड़ा सा रफली डिस्कस कर लेता हूँ। मान लीजिए एक कार है ए, वो चल रही है 10 से। एक कार है बी, ध्यान से देखिएगा, वो भी चल रही है 10 से। दोनों की स्पीड 10 है और बीच में दूरी है शुरू में 20 मीटर। तो किसी भी 10 सेकंड बाद उनके बीच में तब भी दूरी क्या रहेगी? ये भी 10 से ही चल रही है, ये भी 10 से ही, तो उनके बीच में दूरी रिलेटिव तब भी कितनी बनी रहेगी? 20, क्योंकि ना ये इसके पास जाएगा ना वो इसके पीछे नज़दीक आएगा, क्योंकि स्पीड सेम है। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? मैंने बताया था ना अभी, सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? 0। रिलेटिव वेलोसिटी है ही नहीं, तो रिलेटिव डिस्टेंस कम ही नहीं होएगा, वो उतना ही बना रहेगा। या तो ये हाई स्पीड से चले तो डिस्टेंस कम करे, या ये हाई स्पीड से चले तो डिस्टेंस बढ़ाए। आगे वाली गाड़ी स्पीड से जाएगी तो डिस्टेंस बढ़ेगा, पीछे स्पीड से आएगी डिस्टेंस घटेगा। बट अगर स्पीड बराबर है तो कुछ भी नहीं होना, डिस्टेंस मेंटेन रहेगा। सो लेट्स बिगिन। अब आप ग्राफ को आसानी से समझ सकते हैं। तो ये है हमारे पास पोजीशन और ये है टाइम। मान लो जब टाइम स्टार्ट हुआ तो गाड़ी ए यहाँ खड़ी थी, गाड़ी बी यहाँ खड़ी थी, ठीक है जी। तो गाड़ी ए किसी भी जगह पे खड़ी थी, x1 0, गाड़ी बी कहाँ खड़ी थी, x2 0, कहीं भी खड़ी थी, ठीक है। तो अब वो चलना शुरू करती है। तो हमें पता है पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी। तो ए की वेलोसिटी कैसे होएगी? ए का स्लोप। और बी की वेलोसिटी कैसे होएगी? बी का स्लोप। और दोनों का स्लोप बिल्कुल क्या होगी? दोनों की लाइन पैरेलल। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट 1, द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2, बोथ आर पैरेलल। अब आप देखो इनके बीच में शुरू में दूरी कितनी थी जब ये स्टार्ट हुई? मतलब कि ये हमारी स्टार्टिंग लाइन है, ए यहाँ से स्टार्ट हुआ और बी यहाँ से थोड़ा आगे से। तो ए की इनिशियल पोजीशन क्या है? x1 0, और बी की इनिशियल पोजीशन क्या है? x2 0, और ये चलना शुरू करते हैं। तो चलना शुरू करते हैं तो स्पीड बराबर है, तो हमेशा इनके बीच में ये डिस्टेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो डिस्टेंस हमेशा देखो क्या रहा? सेम रहा ना, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। और ये दोनों ग्राफ एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ये इसके पैरेलल है, ये सेट ओके। तो ये हमारे पास एक ग्राफ है किसका? रिलेटिव वेलोसिटी का, जब दोनों ऑब्जेक्ट्स की स्पीड सेम हो और सेम डायरेक्शन में चले। अगला ग्राफ। तो अगले ग्राफ में एक ऑप्शन दे रहा है, पेपर में ऐसे लिखा आएगा कि ग्राफ ड्रॉ करो अगर V2 ग्रेटर देन V1 है और V2 माइनस V1 पॉजिटिव है, नॉट नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए गाड़ी है ए 10 से चल रही है, बी जिसकी वेलोसिटी V2 है, इसकी V1, ये चल रही है 30 से। इनके बीच में रिलेटिव दूरी है 20। तो ऑब्वियसली रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गई? V2 माइनस V1 मैग्नीट्यूड में कितनी हो गई? 20 मीटर पर सेकेंड आ गई। तो ऑब्वियसली स्पीड बढ़ रही है, आगे वाले की स्पीड ज़्यादा है तो रिलेटिव डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। थोड़ी देर बाद यहाँ पर ए होगी, थोड़ा सा मैं पीछे करके दिखा रहा हूँ, और यहाँ पर बी होगी। और ये डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, पर ये बढ़ा हुआ डिस्टेंस होगा 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये बिल्कुल जेन्युइन बात है कि जब आपकी स्पीड आगे वाली ज़्यादा होगी, पीछे वाली कम होगी, तो डिस्टेंस बढ़ता ही जाएगा। सो इसका ग्राफ हम देखते हैं कैसे होगा। ग्राफ वही है, पोजीशन टाइम। शुरू में पार्टिकल ए यहीं पे खड़ा होगा, ऑब्जेक्ट बी कहीं यहाँ खड़ा होगा,
अब आपने क्या करना है कि ए की वेलोसिटी बनानी है, क्योंकि स्लोप से आएगी ए की वेलोसिटी, ये बना दी। स्ट्रेट लाइन आएगी, ये थोड़ा सा वो है, ध्यान दीजिए। पर बी की वेलोसिटी ए से ज़्यादा है, तो बी का स्लोप भी ए से ज़्यादा होगा। देखिए, क्योंकि हमें पता है कि स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ क्या देता है, वेलोसिटी। तो ये देखिए, रिलेटिव डिस्टेंस पहले कितना था, 20 से 20 मीटर, ये रहा, मैंने दिखा रखा है यहाँ पे, ठीक है जी। फिर 20 का 21, 22, 23, 24, 26, 30, 40, रिलेटिव डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है ना, इनके बीच में सेपरेशन क्यों बढ़ती जा रही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2, क्योंकि इनकी रिलेटिव वेलोसिटी पॉजिटिव है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं थर्ड पे। तो थर्ड पॉइंट है इसके अंदर ग्राफ में, व्हेन v2 लेस देन v1 और v2 माइनस v1 इज नेगेटिव, दैट मीन्स इस बार उल्टा हो जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको अलग से फिर से दिखा देता हूँ, अलग पेज पे ही, कि मान लीजिए ये स्टार्टिंग लाइन है और ये रहा ऑब्जेक्ट A और ये रहा ऑब्जेक्ट B, ठीक है। इस बार A की स्पीड कितनी है 30 और B की स्पीड कितनी है 10, तो ये v2 और ये v1। तो इनिशियल में कहाँ खड़ा है x1 0 पे और ये कहाँ खड़ा है पार्टिकल x2 0 पे। तो ऑब्वियसली अब की बार इनके बीच में अगर दूरी शुरू में 20 मीटर है तो धीरे धीरे डिस्टेंस कम होगा, बढ़ेगा नहीं। कैसे होगा कि ये इसको अप्रोच करेगी, व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी, v2 माइनस v1, 10 माइनस 30, आगे ना नेगेटिव, और यहाँ क्वेश्चन में भी टीचर ने क्या पूछा है, नेगेटिव। दूसरी बात, थोड़ी देर बाद ये b यहाँ पहुँच जाएगी और a भी इसके सामने आ जाएगी, क्योंकि a इसको क्या करेगी, ओवरटेक, और a इसको ओवरटेक करके फिर आगे निकल जाएगी, b पीछे रह जाएगी और a आगे निकल जाएगी। दिस इज द केस, b तो चलती ही रहेगी 10 से और a 30 से चल रही है, तो रिलेटिव वेलोसिटी भी। तो पहले क्या होगा कि इनके बीच में 20 मीटर डिस्टेंस डिक्रीज होगा, फिर टोटल रिलेटिव डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0, आमने सामने आ गई। उसके बाद रिलेटिव डिस्टेंस क्या होता जाएगा, डिक्रीज। तो पहले रिलेटिव डिस्टेंस डिक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज, फिर 0, फिर इंक्रीज। और ध्यान रखिएगा v1 की वेलोसिटी इस बार ज़्यादा है ना कि v2 की। सो लेट्स गो विद द ग्राफ। कंसेप्ट वही है कि जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, किसी कार को, आपका किसी बाइक की स्पीड कम है और आप पीछे से हाई स्पीड से आते हैं और उसको ओवरटेक करके निकल जाते हैं, इट्स दैट केस। तो ये रहा A, तो B की वेलोसिटी इस बार कम है, स्लोप कम, और A की वेलोसिटी ज़्यादा है तो स्लोप ज़्यादा। देखिए यहाँ पर कि A का स्लोप ज़्यादा है और B का स्लोप A के कंपैरेटिवली कम है, ठीक है। दूसरी चीज़, ये जो पॉइंट है, ये जो हमको दिख रहा है यहाँ पर, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहाँ पे दोनों बॉडीज़ आपस में मिली हैं, ये रहा पॉइंट। तो इसको हम कहते हैं पोजीशन ऑफ मीटिंग। मैं ये दिखा देता हूँ, जहाँ पे रिलेटिव डिस्टेंस क्या हो गया था, 0, ठीक है। और इसको हम फिर क्या कहेंगे, ऑब्वियसली सिंपल है, टाइम ऑफ मीटिंग। तो लॉजिकली अगर ध्यान से देखें ग्राफ को, तो पहले रिलेटिव डिस्टेंस कम हुआ है, फिर 0, फिर इंक्रीज होना शुरू हो गया। तो पहले क्या होगा, रिलेटिव डिस्टेंस कम, धीरे धीरे कम होगा, फिर 0 हो जाएगा और फिर इंक्रीज हो जाएगा। तो ग्राफ को मैं साफ साफ बना देता हूँ, ये टाइम का, ये एक्स का, तो ये रहा हमारे पास b का और ये रहा a का, तो b की v2 और ये v1। सो भाई 80% तकरीबन ख़त्म हो चुका है रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट। अब है कुछ न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट, कुछ एनसीईआरटी के हैं, कुछ आपके इधर उधर के बेसिक क्वेश्चंस हैं, तो मैं वो करा देता हूँ और उनको ट्राई कीजिए, समझिए, और उसके बाद इसको हम ओवर करते हैं और इन सबको आप नोट करके रिवाइज जरूर करें। सो लेट्स बिगिन विद द न्यूमेरिकल्स ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आपके सामने है, एनसीईआरटी की है और एक परी पेपर में भी आ चुकी है किसी दिल्ली बोर्ड में। तो इसमें कह रहा है कि टू पैरेलल रेलवे ट्रैक रन नॉर्थ साउथ, ट्रेन ए नॉर्थ में जा रही है, बी साउथ में जा रही है, अलग अलग स्पीड है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालो। तो आपके सामने मैंने यहाँ बना दिया है
कि हमने ये एक नॉर्थ में चला दी और एक बी इसमें चला दी है साउथ में, और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है, वी बी ए। अगर ए विद रिस्पेक्ट टू बी कहता तो पहले ए आ जाता, अगर बी विद रिस्पेक्ट टू ए कह रहा है तो पहले बी आएगा। तो फार्मूला क्या होता है, वी बी जी माइनस वी ए जी, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन इज असाइन द डायरेक्शन। रिलेटिव वेलोसिटी में हमेशा डायरेक्शन असाइन करो, ऊपर प्लस नीचे माइनस या ऊपर माइनस नीचे प्लस, ये आपकी मर्जी है। आप चलते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 90, बट कौन सा 90, माइनस वाला, क्योंकि डायरेक्शन है ना। ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 54, कौन सा, प्लस वाला, तो वैल्यू डाल दीजिए फार्मूले में। तो ये हो गया -90 माइनस 54। अगर हम इन दोनों को डालेंगे तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ आई थिंक 144, 4 माइनस 144 किलोमीटर पर आवर। आंसर दे रहा है ये मीटर पर सेकंड में, तो ये होगी 144 5/18। तो ये 8 पे जाएगा, तो कितना हो गया 40 मीटर पर सेकंड माइनस में, यानी कि बी की वेलोसिटी ए के हिसाब से, बी की वेलोसिटी ए के हिसाब से कहाँ जाती हुई दिखाई देगी उसको, वो साउथ में, बट कौन सी स्पीड से, 40 मीटर पर सेकंड या फिर इतनी स्पीड से। इसके बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन, इसका दूसरा पार्ट है, मैं वो देख लेता हूँ। दूसरे पार्ट में क्या कह रहे हैं, वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। तो फार्मूला डालिए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये क्या मतलब हुआ, देखिए हमने पीछे क्या निकाला था, हमने पीछे सॉल्यूशन निकाला था वी बी ए इक्वल टू बी के साथ जी लगा दो और ए के साथ जी लगा दो। तो अब क्या लॉजिक बनता है कि अब इसने ग्राउंड की दे दी बी के हिसाब से, ठीक है, तो हमने ग्राउंड के साथ भी जी लगा दिया और बी के साथ तो जी लगना ही लगना है, फार्मूला वही है, बट जो सिंबल बदले हैं हमने उसके जगह वे सिंबल बदल दिए। तो वेलोसिटी ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू बी, ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, किसी भी ज़मीन की अपने रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होती है, 0। ए की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में 0, बी की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में 0, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 0, और बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है 90, और वो भी माइनस में, तो कितनी आ गई, यानी कि अगर गाड़ी साउथ में भाग रही है बी वाली, तो ट्रैक ग्राउंड कहाँ भाग रहा है, नॉर्थ में भाग रहा है। प्लस आ गया आंसर, प्लस का मतलब कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ। तो अगर ट्रेन साउथ में जाती है तो आपको ट्रैक कहाँ भागता हुआ दिखता है, तो ट्रैक कहाँ भागेगा, नॉर्थ में। अगर नॉर्थ में जा रही है तो साउथ में। तो इसके बाद आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आस्क मैनी टाइम्स इन द क्वेश्चन इन द पेपर, कि एक मंकी है, वो ट्रेन ए पे भाग रहा है, ट्रेन ए नॉर्थ में जा रही है और मंकी बिल्कुल उसके ऑपोजिट भाग रहा है। कितनी स्पीड से, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए, नॉट ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ए 18 किलोमीटर पर आवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। चलिए, रनिंग ऑन द रूफ अगेंस्ट इट्स मोशन एज ऑब्जर्व बाय मैन। तो बताइए, एक आदमी ग्राउंड पे खड़ा है, उसके हिसाब से मंकी की स्पीड निकालो। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी क्या निकालना है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो क्वेश्चन दोबारा समझिए, ए ट्रेन की छत पे एक बंदर भाग रहा है पीछे की तरफ ट्रेन के ऑपोजिट, ठीक है, और उसकी स्पीड है नॉट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन है 18, और ए की कितनी थी हमारे पास 54। तो क्या कह रहा है आगे, आगे कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ मंकी निकालो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक आदमी ज़मीन पे खड़ा देख रहा है उस मंकी को। तो हमें पता है वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए का फार्मूला क्या होता है, मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या हो गई 18, और वो भी माइनस में, क्योंकि मंकी ऑपोजिट भाग रहा है, नॉर्थ के ऑपोजिट क्या होता है साउथ, और मैंने साउथ को क्या डायरेक्शन दी है, नेगेटिव। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मुझे नहीं पता, ये मुझे निकालनी है। ए की कितनी वेलोसिटी है 54, और वो भी पॉजिटिव। तो ये हो गया 18 प्लस, क्योंकि इधर आएगा ना ये मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी होगी 54 माइनस 18 636। इसको मीटर में कर देंगे तो वेलोसिटी ऑफ मंकी, ग्राउंड पे जो आदमी खड़ा है उसको मंकी कितनी स्पीड से भागता हुआ दिखाई देगा 10 मीटर पर सेकंड, और आंसर क्या आया पॉजिटिव,
इसका मतलब कहाँ भागता हुआ दिखाई देगा, नॉर्थ में भागता हुआ दिखाई देगा। ये एग्जाम्पल को आप इमेजिन करो कि आपके सामने से एक ट्रेन जा रही है हाई स्पीड से और एक बंदर उसके पीछे धीरे धीरे से भाग रहा है, तो एक्चुअली में वो बंदर आपको कहाँ दिखाई देगा जाता हुआ, ट्रेन की डायरेक्शन में, तो वो कहाँ जाता हुआ दिखाई देगा, नॉर्थ में। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि एक बोट है वो डाउन स्ट्रीम जाती है 8 घंटे में कोई भी डिस्टेंस कवर करने, और अप स्ट्रीम जाती है 12 घंटे में, तो टाइम निकालो स्टिल वाटर में यही डिस्टेंस कवर करने में। पहले मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ कि देखिए मैंने यहाँ डायग्राम बना दी है कि बोट रिवर की डायरेक्शन में ही चल रही है तो इसको कहते हैं हम डाउन स्ट्रीम, अगर वो रिवर के ऑपोजिट चल रही है तो उसको कहते हैं हम अप स्ट्रीम, अगेंस्ट जाना, अगेंस्ट कह सकते हैं इसको हम। तो जब सेम डायरेक्शन में चलेगी तो आप जानते हो कि स्पीड उसकी नेट बढ़ जाएगी, VB प्लस VR, और टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना होगा इसने, कुछ होगा, A पॉइंट से B पॉइंट का x मान लिया, तो डाउन स्ट्रीम में कितना करेगी, 8 घंटे लेगी। कैसे, अरे भैया जब स्पीड बढ़ जाएगी तो समय कम लगेगा, स्पीड बढ़ने से टाइम कम लगेगा। दूसरी इक्वेशन अप स्ट्रीम की, अप स्ट्रीम में किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, बोट की, और रिवर की कम होगी x/12 घंटे में। क्यों, अरे भैया अगर रिवर की वेलोसिटी ज़्यादा हो गई और बोट की वेलोसिटी कम हो गई तो ये तो ऊपर चढ़ ही नहीं पाएगी, रिवर की 5 है बोट की 2 है, तो आप कैसे ऊपर इसके अगेंस्ट ले जाओगे, भाग के नहीं ले जा सकते। तो बोट की 5 होनी चाहिए और रिवर की 2 होनी चाहिए या कम होनी चाहिए 5 से, तो ये हमारे पास आ गई। अब वो कह रहे हैं स्टिल वाटर में कितनी वो लगेगी, तो एक और इक्वेशन बना लेते हैं। स्टिल वाटर में रिवर की वेलोसिटी क्या हो गई, 0, पानी रुक गया, तो सिर्फ कौन चलेगी, बोट, कितना डिस्टेंस कवर करना है, सेम टाइम कितना लगा, T, तो हमें T निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, यहाँ से वेलोसिटी ऑफ बोट आ जाएगी, ऐड इक्वेशन 1 और 2, तो VB प्लस VR प्लस VB माइनस VR x/8 x/12, तो ये VR से VR कट गया, तो ये हो गया हमारे पास 12x प्लस 8x 96, तो VB कितना आ गया जी 20x/96 इंटू 2, ये नीचे आ गया। इक्वेशन नंबर 4, इसको 3 में डाल दीजिए। इक्वेशन नंबर 3 क्या थी, VB इक्वल टू x/t, 20x VB इक्वल टू x/t, x कट गया तो टाइम कितना आ गया 10 पे, तो कितना आ गया 9.6 आवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन में स्कूल में बहुत पूछा जाता है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, इवन जो आपके आगे ग्रेजुएट लेवल पे एग्जाम होते हैं वहाँ भी ये क्वेश्चन बहुत आता है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एन ओपन कार इज मूविंग ऑन अ रॉड विद ए स्पीड ऑफ 100 km/h एंड मैन सिटिंग इन कार फायर्स ए बुलेट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, स्पीड ऑफ बुलेट इज दिस विद रिस्पेक्ट टू कार, रिलेटिव टू कार, नॉट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये पेपर में बहुत गलती होती है। देन फाइंड द स्पीड ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, यानी कि स्पीड ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो चलिए देखते हैं। सो ये मैंने एक रफ डायग्राम बना दिया कि कार जा रही है इस तरफ और बुलेट चलाई है पीछे की तरफ, बट बुलेट की वेलोसिटी नहीं दे रखी, बुलेट की वेलोसिटी कार के रिस्पेक्ट में दे रखी है, तो बुलेट की वेलोसिटी निकालनी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, जो आदमी खड़ा देख रहा है बुलेट को। तो क्या करना है, कुछ भी नहीं, हमें पता है कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू कार जो दे रखी है उसका एक्चुअल फार्मूला क्या होता है, बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब यहाँ पे मैंने पहले कही है डायरेक्शन देनी बहुत ज़रूरी है, प्लस और माइनस। तो बुलेट विद रिस्पेक्ट टू कार कितनी है, अपोजिट में जा रही है ना, 250, बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालनी है, और कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, इधर ही जा रही है, तो ये आएगी प्लस। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस 250 प्लस 100, इट विल बी 150 km/h, एंड और वो भी कौन सी डायरेक्शन में, माइनस आ रहा है तो कौन सी डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई देगी आदमी को, जो ग्राउंड पे खड़ा है, बुलेट लेफ्ट में जाती हुई दिखाई देगी। तो ये इसका एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। एक और नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ NCERT, स्कूल में बहुत यही दिया जाता है स्कूल में क्वेश्चन एक तरह से। तो चलिए पढ़ते हैं। एक लॉन्ग हॉरिजॉन्टली मूविंग बेल्ट है, बच्चा है उसमें चाइल्ड, वो टू एंड फ्रो भागता है 9 km/h की स्पीड से बेल्ट के बीच में, और स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट चाइल्ड की, और मदर फादर की दूरी है 50, बेल्ट की स्पीड है 4, तो एक ऑब्जर्वर खड़ा है ग्राउंड पे, तो स्पीड ऑफ चाइल्ड रनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बेल्ट,
तो ऑब्जर्वर के हिसाब से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें बतानी है स्पीड ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ऑब्वियसली ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा है, तो बेसिकली इनडायरेक्टली ये कहना चाहता है कि स्पीड ऑफ चाइल्ड निकालो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, जब वो मोशन ऑफ बेल्ट की तरफ बेल्ट की मोशन की डायरेक्शन में भाग रहा हो। तो चलिए, वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट क्या होता है? चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस बेल्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट कितनी दे रखी है? 9, वो भी इस तरफ ही है, बच्चा इसी तरफ जा रहा है, तो ये प्लस ले लिया। चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मुझे नहीं पता, निकालनी है। बेल्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 4, और वो भी इसी तरफ जा रहा है, तो प्लस। तो वी सी जी कितना हो गया? 9 + 4 कितना आ गया? 13 किलोमीटर पर आवर। डोंट गो विद द सोल्यूशन। आप सबके पास सोल्यूशन अवेलेबल है एनसीईआरटी के, तो उनको वहाँ समझ नहीं आता है। गो विद द कंसेप्ट। उनको सोल्यूशन तो ये रट्टा तो मार लेते हैं, बट कंसेप्ट से जाइए कि वी सी बी का होता क्या है, वी सी जी माइनस वी बी जी। डायरेक्शन देख लीजिए, उसने कही है बेल्ट की तरफ डायरेक्शन में जब वो भाग रहा हो तो ऑब्वियसली इधर ही भागेगा, तो वो प्लस में ही जाएगा। तो ये इसके बाद सेकंड पॉइंट देखते हैं इसका। कह रहा है चाइल्ड रनिंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बेल्ट। तो चाइल्ड बेल्ट, चाइल्ड ग्राउंड, बेल्ट ग्राउंड। तो जब ऑपोजिट में भागेगा वो चाइल्ड, तो बच्चा इधर जाएगा और बेल्ट इधर जाएगी। तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो चलिए, ये कितना हो गया? 9 लेफ्ट में, ऑपोजिट में जा रहा है ना आपकी बात, तो लेफ्ट में हो गया। चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालनी है और बेल्ट तो वहीं चल रही है प्लस में, तो -9 + 4 क्या आंसर आ गया? -5 किलोमीटर में है, तो किलोमीटर पर आवर। इसने मैग्नीट्यूड दे दिया तो कोई नहीं, आप 5 ले लीजिए, ठीक है ना। तो ये 5 आ गया। पार्ट नंबर 3, टाइम टेकन बाय चाइल्ड इन केस 1 और 2। देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं ये चीज़ समझा दूँ, मेनली ये क्वेश्चन इसी के लिए कराया गया है 1 और 2 दोनों में। जब बच्चा ए से अपने फादर से होता हुआ मदर की तरफ जाएगा, तो उस समय बेल्ट, अगर मान लीजिए मैं सिर्फ ये सोचूं कि मेरे पास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे रखी है, यानी कि बच्चा ग्राउंड के हिसाब से 3 की स्पीड से भाग रहा है और बेल्ट है 4, तो अगर वो फादर से मदर की तरफ जाएगा तो स्पीड बढ़ेगी। अभी बताया था ना डाउन स्ट्रीम, तो स्पीड बढ़ गई, स्पीड हो गई 7। यानी कि जब वो फादर से मदर की तरफ जाएगा तो उसकी नेट स्पीड रिलेटिव टू बेल्ट कितनी हो गई? 7। और अगर वो मदर से फादर की तरफ जाएगा तो उसको ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि वो बेल्ट के ऑपोजिट जा रहा है। अब मान लो जब वो बेल्ट के ऑपोजिट जाता है तो उसकी ग्राउंड की स्पीड कितनी है? 5। तो बेल्ट इधर जा रही है 4 से, तो वो एक्चुअली में अपने फादर की तरफ कितनी स्पीड से बढ़ेगा? 1 डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। पिछला केस था डाउन स्ट्रीम और ये हो जाएगा अप स्ट्रीम जब वो मदर से फादर की तरफ जाएगा। बट यहाँ पे सारा पंगा ही निपटा दिया इसने, जब इसने ये चीज़ दे दी, चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट ही दे दी। दोबारा देखिए, अगर वो फादर से मदर की तरफ जाता है तो हमने यहाँ पर ऐड किया 5 + 4 9 कर दिया मान लो, तो हमने वो क्या निकाली? चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट निकाली ना डाउन स्ट्रीम में। और जब वो मदर से फादर की तरफ जाता है तो हमने चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट निकाली, बट वो अप स्ट्रीम में निकाली। दोनों केस में ही हमने चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट निकालनी। बट यहाँ पे मज़ेदार चीज़ ये है कि इसने ऑलरेडी चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट दे रखी है। चाहे वो फादर से मदर की तरफ जाए तब भी 9 रहेगा, चाहे वो मदर से फादर की तरफ जाए तब भी बेल्ट के हिसाब से वो अपनी स्पीड को ऐसे एडजस्ट करेगा, फादर से मदर जाते हुए और मदर से फादर जाते हुए, कि उसकी स्पीड हमेशा क्या रहे? 9 किलोमीटर पर आवर, अप स्ट्रीम हो चाहे वो डाउन स्ट्रीम हो। तो हमें तो रिलेटिव चाहिए ना, तो रिलेटिव 9 हो गई, मदर 9 हो गई, तो इसको किलोमीटर पर आवर हो गई, तो 9 5/18, तो ये होगी, तो ये स्पीड आ गई। उनके बीच में दूरी कितनी है? 50। टाइम कितना लगा? t, तो ये हो गया 20 सेकेंड। अब मैं अगर चौथे पार्ट की बात करूं कि जब वो मदर से फादर की तरफ जाएगा तब कितना समय लगेगा? अरे तब भी तो उसकी रिलेटिव स्पीड 9 ही थी, विच मीन्स 5/2 मीटर पर सेकेंड ही तो थी। डिस्टेंस तब भी 50 था, टाइम तब भी t, तब भी कितना लगेगा? 20 सेकेंड। तो कभी भी किसी मूविंग बेल्ट पे अगर आपको रिलेटिव वेलोसिटी दे दे विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट, तो समझ लीजिए आपको एडवांटेज दे दी गई है।
क्योंकि नहीं तो आपको दिक्कत ये होती कि चाइल्ड की स्पीड अगर ग्राउंड के हिसाब से 5 दे देता तो फादर से मदर जाते वक्त 9 हो जाती स्पीड, और मदर से फादर जाते वक्त 5 में से 4 क्या 1 हो जाती, फिर ये आंसर बदल जाता। फिर हम लेते जाते वक्त 9 x/t, आते वक्त 1 x/t डैश, तब आंसर बदल जाते। बट अभी के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये मैंने समझा दिया क्वेश्चन। तो वही रिलेटिव वेलोसिटी के सारे कंसेप्ट, एक्सप्रेशन एंड देन बेसिक कंसेप्ट एंड देन इसका ग्राफिकल एंड देन इस पर न्यूमेरिकल्स, ये कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसके ऊपर और भी प्रॉब्लम्स हैं बट वो किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, कहीं आप बोर ना हो जाओ। एंड लेक्चर देखने के बाद कमेंट जरूर करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि समझ आया या नहीं आया। लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।